On behalf of Kuvarji Group, I would like to welcome all our viewers for today's webinar. Today's webinar topic is basically it's time. It's actually a time to review your investments. So the topic is very interesting today. We are going to discuss कब, कैसे और क्यों. कब, क्यों और कैसे. अपने जितना भी हमारा जितने भी इन्वेस्टर्स हैं आज के दिन में इस वेबिनार में, उनका जो भी इन्वेस्टमेंट है या जितने भी लोग आज के दिन मार्केट में इन्वेस्टेड हैं, उनको किस समय में अपना इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करना चाहिए, क्यों रिव्यू करना चाहिए और कैसे रिव्यू करना चाहिए, आज हम लोग बेसिकली इसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे. एंड इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग कि जैसे हम लोग हर एक चीज जो हमारे पास एसेट्स क्लास है, आइदर एफडी है या गोल्ड है या रियल एस्टेट में हमारा इन्वेस्टमेंट है, लैंड में इन्वेस्टमेंट है, हम लोग हर एक इन्वेस्टमेंट, हर एक एसेट्स क्लास को एक टाइम पे रिव्यू करते हैं. अगर हमारे पास प्रॉपर्टी है तो हम लोग उसको हर क्वार्टर में या ईयर में जाके देखते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो सही है कि नहीं है, उसकी वैल्यूएशंस में अप्रेजल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं उसका जो आपने अगर रेंटेड किया है तो जो टेनेंट है वो सही है कि नहीं है. आपने अगर एफडी कर रखी तो आप देखते रहते हो कि भाई मार्केट में आज के दिन में एफडी रेट्स क्या चल रहे हैं. आपने अगर कोई अदर एसेट्स क्लास लिया है, गोल्ड लिया है, तो उसकी वैल्यूएशंस आज के दिन में क्या है. तो इसी तरह से इक्विटी मार्केट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है आप उसको हर एक टाइम पे रिव्यू करें. तो ये एक बहुत लॉजिकल हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं. वी हैव आइडेंटिफाइड few very logical things when an investor should do his review of his portfolio. कब कब उसको रिव्यू करना चाहिए. So today we have our research head Mr. Ravi Devra with us. He will take the point क्यों और कैसे एंड कब करना चाहिए, ये पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा बेसिकली. सो रवि, आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू टू गो टू द स्लाइड ऑफ कब कैसे कब. So today flow of presentation would be कब, क्यों and कैसे. Summary will go through our all the presentation that we have discussed and last में किसी की भी कोई भी क्वेश्चन आंसर क्वेरी है तो वो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे डिस्कस करेंगे. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. कब हमें कब कब अपना इन्वेस्टमेंट रिव्यू करना चाहिए ना, ये डिसीजन हर इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपने कोई भी इक्विटी का इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आपको ये लग रहा है कि आप इसे करके छोड़ देंगे और आपका इन्वेस्टमेंट्स आपको रिटर्न देगा, ये इक्विटी मार्केट में या कोई भी एसेट्स क्लास में एक बहुत बड़ा मिथ है. इन्वेस्टर्स को हरदम ये लगता है कि हमने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है और एक समय के बाद जब भी मार्केट बुलरन में जाएगा तो वो इन्वेस्टमेंट अपने आप रिटर्न देगा. ऐसा कहीं पर भी देखा नहीं गया है. हिस्टोरिकली ऐसा कहीं नहीं देखा गया है कि आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया और इन्वेस्टमेंट अपने आप आपको रिटर्न देगा. तो हमने कुछ पॉइंट्स, कुछ लॉजिकल पॉइंट्स डिस्कस हम लोग करेंगे आज के दिन में कि कब कब हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करना चाहिए. So first of all, a very good quote कि those who has committed a mistake and does correct it, if not it's committing another mistake. अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई गलती की है और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो आप एक अनदर मिस्टेक करने जा रहे हो. तो टेकिंग द पॉइंट्स दैट व्हेन वी हैव टू रिव्यू आवर इन्वेस्टमेंट्स ऑफ एनी एसेट्स क्लास. तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये जो कोविड, जो अभी कोरोना वायरस, जो पेंडेमिक डिजीज पेंडेमिक अभी इंडिया में और वर्ल्ड वाइड जो आया हुआ है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जहां हर इन्वेस्टर को अपना इन्वेस्टमेंट रिव्यू करना चाहिए. प्री कोविड जो एक इन्वेस्टमेंट का माहौल था वो एक अलग था. हम लोग सब एक नॉर्मल सी की लाइफ जी रहे थे. हर तरह का इन्वेस्टमेंट एक नॉर्मल डिसीजंस के बेसिस पे लिया गया था. हमें हर चीज एक लीनियर वे में दिख रही थी. लेकिन पोस्ट कोविड अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन था वो सही था, या पोस्ट कोविड हम अगर ये सोच रहे हैं कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया वो राइट डायरेक्शन में है, इट्स अ वेरी रॉन्ग थॉट एक्चुअली. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट समय है हर इन्वेस्टर्स के लिए कि अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है उनका हर एक एसेट्स क्लास में, इक्विटी के अलावा जितने भी एसेट्स क्लास है उनको जरूर से रिव्यू करें. सेकेंड एक थॉट आता है कि हमें कब अपना इन्वेस्टमेंट्स को, जो भी इन्वेस्टमेंट्स उसको रिव्यू करें. तो इसमें एक एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहती है.
जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी इन्वेस्टर की एज अगर 40 इयर्स 35 इयर्स है, तो वो उस वक्त एग्रेसिव रहेगा इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए, बिकॉज ही हैज दैट रिस्क टेकिंग एपेटाइट एक्चुअली। लेकिन अगर उसकी एज 60 इयर्स है, 65 इयर्स है, तो उनकी जो रिस्क एपेटाइट की जो है वो कम हो जाती है, इसलिए उनका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो इक्विटी से कम होके अपने आप उनका इन्वेस्टमेंट है वो एफडी में होना चाहिए, या बॉन्ड्स में होना चाहिए, या डेट फंड्स में होना चाहिए। तो एज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है जब हर आदमी को, हर इन्वेस्टर को अपना इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करना चाहिए। थर्ड पॉइंट हमने हमारी रिसर्च के साथ हमने देखा है कि जब ग्लोबल ग्रोथ और डोमेस्टिक ग्रोथ, अगर मान लीजिए आपको, जैसे हम लोग रिव्यू कर रहे थे कि आज के दिन में डाउ जोन्स और नास्डेक है ये लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, तो इसका इम्पैक्ट इंडियन डोमेस्टिक ग्रोथ पे भी आएगा। तो इस तरह के टाइम पे जब जहां लग रहा है कि ग्लोबली मार्केट डेवलप कर रहे हैं, ग्लोबल कंट्रीज इकोनॉमी डेवलप कर रही है, तो हमें अपना इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। जब हमें ये लग रहा है, जब इन्वेस्टर्स को ये समझ में आ रहा है कि ग्लोबल ग्रोथ डिक्लाइनिंग मोड में है, तो हमें अपना इक्विटी इन्वेस्टमेंट कम करके हमें बाकी फिक्स एसेट्स इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो एक वॉलेटाइल पोर्टफोलियो नहीं रहे आपका, एक आपको एक फिक्स टाइप की आपका रिटर्न्स आना उसमें शुरू हो जाए। तो थर्ड एक इंपॉर्टेंट टाइम आता है जहां की आपका ग्लोबल ग्रोथ वर्सेस डोमेस्टिक ग्रोथ आपको देखना चाहिए। इसमें हमने एक और टॉपिक निकाला है जहां की हमने ये देखा है कि एक मार्केट कैप टू जीडीपी टाइम में भी हर इन्वेस्टर्स को अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए। जैसे अभी अगर हम लोग देखें तो पोस्ट कोविड मार्केट कैप टू जीडीपी अराउंड 2 के बिलो गया था, तो उस समय इन्वेस्टर्स को अपना इक्विटी एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। सिमिलरली अगर मार्केट प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से देखें, तब जब बाजार 37-38 के पीई में था 2009 में, तो क्लाइंट्स को अपना हायर पीई के हिसाब से अपना इक्विटी में एलोकेशन कम करना चाहिए था। तो ये कुछ ऐसे समय हैं, ऐसी पीरियड है, ऐसा फंडामेंटल्स है जहां पे कि हर इन्वेस्टर्स को अपना इक्विटी इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करने के लिए बहुत जरूरी है। सेक्टर अलोकेशन आपका होना चाहिए कि जब कोई सेक्टर परफॉर्म कर रहा है तो उसमें आपका अलोकेशन है कि नहीं है, कोई एसेट्स अगर परफॉर्म कर रहा है तो आपका अलोकेशन सही है कि नहीं। जैसे अगर आप लास्ट ईयर देखो तो गोल्ड ने मोर देन 50% के आसपास रिटर्न दिया, तो आपका गोल्ड में एक्सपोजर है कि नहीं है। फिर एक हमने ये देखा है कि ह्यूमन बिहेवियरल वाइज में, कि अगर आपको ये लगे कि आपका जो भी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है वो अगर बेंचमार्क को भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, तब आपको अपना इन्वेस्टमेंट रिव्यू करना चाहिए। सपोज जैसे अगर मान लीजिए मार्केट राइजिंग फेज में है और मार्केट का रिटर्न किसी कैलेंडर ईयर में 15% है, और आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, या 15% भी रिटर्न नहीं आ रहा है, पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म नहीं कर रहा, तब आपको अपना पोर्टफोलियो जरूर रिव्यू करना चाहिए। और लास्ट जो हमने देखा है, हम लोग काफी क्लाइंट से जब मिलते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जब पोर्टफोलियो या किसी का इक्विटी इन्वेस्टमेंट परफॉर्म नहीं करता है, तो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स यही सोचते हैं कि इसको हम लोग छोड़ देते हैं, जब बाजार बढ़ेगा, जब इकोनॉमी अच्छी होगी तो मेरा पोर्टफोलियो अपने आप अच्छा हो जाएगा, जो कि ऐसा होता नहीं है। तो हमने ये काफी सारे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं कि कब कब इन्वेस्टर्स को अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है इक्विटी का, वो उसको जरूर से रिव्यू करना चाहिए। इस रिव्यू से क्लाइंट्स को अपने पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी डिक्रीज करने में काफी हेल्प मिलेगा। उसका जो इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो है वो राइट डायरेक्शन में मूव कर सकता है। वो जो इन्वेस्टमेंट है वो उसको एक अल्फा जनरेट करके दे सकता है, उसको एक वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। और अभी जो कि एक पोस्ट कोविड जो माहौल बना हुआ है, जहाँ की हर लोगों की एक थॉट प्रोसेस चेंज हो गई है, लिविंग स्टाइल चेंज हो गई है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट समय है कि हर आदमी अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है इक्विटी का, जो आइडल होल्डिंग है, उसको जरूर से रिव्यू करे। सो दिस इज अ टाइम टू रिव्यू आवर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज। क्यों एंड कैसे, ये हमारे जो रिसर्च हेड हैं मिस्टर रवि देवरा, ये आपको बताएंगे। ओवर टू यू रवि। Thank you, Ankush. Am I audible? यस। Okay, thank you. हाँ, तो बेसिकली काफी डेप्थ में अंकुश जी ने बताया कि कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे सिनारियो में मार्केट देखे तो काफी उसका नेचर ही वोलेटाइल है, एक्सट्रीमली वोलेटिलिटी के साथ। अभी ग्लोबल मार्केट देखे या करंट मार्केट देखे तो बेसिकली उसका सबको यही है कि क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इतनी वोलेटिलिटी है।
क्या ऐसे हिस्ट्री है मार्केट की, वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा मेरा पार्ट रहेगा उसमें कैसे है, तो ये जो भी हमें क्यों, उसके बाद में कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे हम इसमें, वो भी हम उसमें आज आगे डिटेल लेंगे, और बाद में फिर से क्वेश्चन एंड आंसर एंड समरी विल बी टेकन बाय अंकुश सर। तो बेसिकली बात करें तो क्यों, जनरली एक कॉमन मिथ है लोग के कि इट्स डिफिकल्ट टू जनरेट रिटर्न फ्रॉम मार्केट, क्योंकि काफी वोलेटिलिटी है। सबको जब पॉजिटिविटी के साथ मार्केट ट्रेड कर रहा है तब इतना न्यूज नहीं आता, जब मार्केट थोड़ा भी गिरता है तो अक्रॉस मीडिया, अक्रॉस लोग में बात होती है कि मार्केट कंटिन्यूस गिर रहा है, उसमें कोई भी रिटर्न नहीं है, और हम इट्स डिफिकल्ट टू जनरेट रिटर्न फ्रॉम मार्केट। तो ये लोग का एक मिथ है कि मार्केट से रिटर्न जनरेट करना या मार्केट में कोई कमा के नहीं जाता, मार्केट में कमाना थोड़ा मुश्किल है। बट यस, ये क्यों है उसका दो हम स्लाइड में अंडरस्टैंड करेंगे। काफी आपको समझ आया जाएगा कि क्यों मार्केट में अभी रिटर्न जनरेट करना जनरल इन्वेस्टर के लिए, या लोग क्यों इतना अर्न नहीं कर पाते मार्केट से, डिस्पाइट मार्केट ने 10% सीएजीआर से रिटर्न दिया है। बट फिर भी पोर्टफोलियोज हम अगर क्लाइंट्स के देखें तो उसमें इतना ज्यादा रिटर्न नहीं होता, स्टॉक से उसमें मार्केट से ज्यादा गिरावट होती है। उसका सबसे बड़ा रीजन है वो है, हम आगे दो स्लाइड में आपको इजीली पता चल जाएगा। ये मैंने पहला एग्जांपल लिया है, जब बुल फेज होता है मार्केट में, फॉर एग्जांपल 2 दिन पहले जब निफ्टी 10,000 के ऊपर सस्टेन रहा, फिर से 11,000 12,000 के टारगेट आने लगे, सब रिकवर हो गया, नास्डैक ऑल टाइम हाई था, तो हमें भी ऐसा लगा कि हम भी उसको मीन्स 11,000 के पार निकल जाएंगे। जब बुल फेज होता है मार्केट का, तब मार्केट में इन्वेस्टर का नेचर है म्यूजिकल चेयर की जगह होता है, सबको चेयर चाहिए, किसी को भी अभी चेयर अवॉइड नहीं करनी है, सबको एक पोर्टफोलियो बनाना है, सबको इन्वेस्टमेंट करना है। कोई भी शेयर से उसमें सारी बड़ी क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करके जल्दी रिटर्न कमा के उसको दूसरे म्यूजिकल चेयर के लिए वेट करना है, और उसको बाद में दूसरी चेयर चाहिए। तो ये एक पहला एग्जांपल है, ये बुल फेज है मार्केट का। जब फेज अच्छा रहता है तो जब तक म्यूजिक मीन्स कि जब तक रैली स्टॉप नहीं होती तब तक इन्वेस्टमेंट लोग करते रहते हैं एंड उसके पीछे भागते रहते हैं। तो ये पहला फेज है बुल फेज, जिसमें विलिंगनेस है, कोई भी खराब भी न्यूज आ गया फिर भी इन्वेस्टर्स बन जाते हैं और हम स्टॉक होल्ड करते हैं। फ्रेश फंड भी हमें डालना होता है, हमें एवरेज इन्वेस्टर को ऐसे ही एक शेयर ज्यादा चाहिए और जल्दी रिटर्न अर्न करने का एक उसमें मार्केट में ग्रिड रहते हैं। ये सबसे बड़ा फेज है, ये है ग्रिड, जो हम फियर एंड ग्रिड बोलते हैं। इसमें ये मैंने ग्रिड के एग्जांपल दिया, और दूसरा जो एग्जांपल है ये है बियर फेज, ये है ग्रिड मीन्स की मीन्स ये है फियर। बेसिकली जब मार्केट में गिरावट होती है तब पास द पार्सल जैसी सिचुएशन होती है, एक से इन्वेस्टर के हाथ से दूसरे, दूसरे से तीसरे, कुछ भी सोचे बिना निफ्टी 7500 है, निफ्टी का पी क्या है, निफ्टी क्या कर रहा है, मार्केट के फंडामेंटल्स क्या है, कितना हायर लेवल से हम गिरे हैं, कितना अर्निंग पे उसका इम्पेक्ट आएगा, ये सोचे बिना सब सेल करने लग जाते हैं। सबको निकलना है, सबको दूसरे को पास करना है, अपना पार्सल मीन्स के अपना जो भी स्टॉक्स है वो दूसरे को पास कर देना है। ये फियर फेज है। ये दो अगर स्लाइड आप समझ जाए तो आप मार्केट का जो फंडामेंटल्स है और मार्केट का जो रिटर्न क्यों हम जनरेट नहीं कर पाते, और मार्केट में जो मिथ बनी हुई है कि मार्केट से रिटर्न अर्न करना मुश्किल है, तो ये दो स्लाइड है, मैंने इस हिसाब से ये दो गेम आइडेंटिफाई की थी कि सब सेलर बन जाते हैं बेयर फेज में। जब होना चाहे उल्टा, जब मार्केट में फियर होती है, जब मार्केट में अच्छी गिरावट लाइक 8,000 के बिलो निफ्टी गया, अगर हायर लेवल से गिने तो 35% निफ्टी गिरा था, बैंक निफ्टी तो मोर देन 40% गिर गया। तो बाद में एक बार अपनी सिचुएशन है उसको समझना चाहिए, कितना कोरोना से, कितना ये इवेंट से इम्पेक्ट होता है। कोई शेयर में भी कोई खराब न्यूज आ गया सीधा सेल करते थे, कोई अच्छे न्यूज आए, कोई अच्छा रिजल्ट आया हम सीधा बाय कर लेते। बट यस, पहले से कितना डिस्काउंट एंड कितना प्रीमियम है वो देखना काफी जरूरी है। तो बेसिकली दो स्लाइड में मैंने इस हिसाब से शुरुआत की कि मार्केट का आगे का जो हमारा प्रेजेंटेशन है दो साइड स्लाइड्स है उसके करीब ही रहेगा। ये मैंने मीन्स फेज लिया है जब से 2000 से निफ्टी का 2020 20 साल का मैंने मार्केट का फेज लिया है। कभी भी देखे तो मार्केट ने जब भी टॉप बनाया और मार्केट में जब भी एक शार्प गिरावट आई, वो सब प्राइम क्राइसिस जो 2008 में हुआ,
लास्ट टाइम जो मीन्स ब्रेक्सिट एंड एलटीसीजी के हिसाब से 2015 के बाद ये बेयर फेस आया, और अभी कोविड की वजह से जो बेयर फेस आया, कभी भी मार्केट ने वो बेयर फेस को सस्टेन नहीं किया। जब भी कोई एक्सट्रीम कंडीशन के हिसाब से कोई एक्सट्रीम गिरावट आई है, तो बाद में मार्केट ने उसी पेस से रिकवर किया। वी शेप रिकवरी ओवर पीरियड ऑफ टाइम मीन्स कि ये चार्ट थोड़ा बड़ा है, तो इस हिसाब से आपको वी शेप दिखते हैं, बट यस इन 2 इयर्स मार्केट ने एवरी टाइम, मार्केट ने जो भी बेयर फेस में आ गया था उतने ही सडनली उसने अपने जो लास्ट टॉप थे उसको क्रॉस किया है। उसमें हमें देखना पड़ता है कि ये मूवमेंट, ये सिचुएशन कितने सीवियर है। कोविड में जो गिरावट आई, वो अभी तक की जो सब गिरावट थी 2000 के बाद में, वो सबसे स्टीप गिरावट रही, और इसी हिसाब से मार्केट में फिर से 10,000 के लेवल निफ्टी ने पार कर दिए। क्योंकि बाद में जब लॉकडाउन ओपन हुए, कुछ भी पॉजिटिव न्यूज आया, और अक्रॉस द ग्लोब जैसे इकोनॉमीज ओपन होना स्टार्ट हुआ, मार्केट फिर से ऊपर आया। फिर से जो सेकंड वेव की बात हुई मार्केट में, तो फिर से गिरावट चालू हुई। बट हिस्टोरिकली ऑलवेज मार्केट ने, इक्विटीज ने जो लॉसेस है और शार्प लॉसेस है वो पेयर किए। तो मार्केट में इसी हिसाब से जब भी ऐसी कोई मीन जब गिरावट आती है तब मौका है। जब 12,000 निफ्टी था तब लोग को डर नहीं लग रहा था। वैसे तब प्राइस अर्निंग रेशियो जैसे अंकुश जी ने बताया 37 के पीई पे भी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे थे। बट जब मार्केट में एक्सट्रीम गिरावट आई, निफ्टी का पीई 20 के करीब पहुंचा, फिर भी तब हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो ये फेज है। ये जो फंड मैनेजर से, ये जो क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो है, उसमें ये दो डिफरेंस इस हिसाब से रहते हैं कि मार्केट को अंडरस्टैंड करना पड़ता है पहले कि बुल फेस कितना है, बियर फेस कितना है, कब बुल स्टार्ट हुआ, उसका कितना बियर पॉइंट है, वो हमें देखना होता है। तो ये दो साइड है। जब तक मंदी नहीं आती तब तक बड़े रिटर्न नहीं बनते। क्योंकि अगर मैं आज फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक है वो 1,000 रुपए पे ले रहा हूँ, आफ्टर कोई इतनी मंदी आई और वो 700 पे मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से वो 30% लोअर है। तो वो मैं वहां पे एवरेज करता हूँ, मैं वहां पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो एक स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्टमेंट है, वो आपको रिटर्न ऑलवेज जनरेट करके देता है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल भी है। मैंने 10 साल का एक प्राइस लिया है, ये सिम्फनी का एक मीन्स मैंने एग्जांपल लिया है। सिम्फनी का कूलर जो 10,000 रुपए में आता है, ये स्टॉक के प्राइस अगर मीन्स 2010 में आपने सिम्फनी के जगह, सिम्फनी के कूलर लेने के जगह वो 10,000 रुपए आपने अगर इन्वेस्टमेंट किए होते, तो आज की वैल्यू उसके 6 लाख। तो ये दूसरी जो इमेज है वो है ओ जनरल मीन्स के इंडिया का सबसे कॉस्टली एसी है। तो इसकी भी कीमत करीबन 1 लाख रुपए है। तो ऐसे 6 एसी आ जाते हैं अगर सिंपली कूलर के पैसे पे 6 एसी विद इन 10 ईयर। तो ये मार्केट का करिश्मा है। 15 रुपए से लेके प्राइस इज 900, ये मंदी के बाद बावजूद भी ये 900 है। तो ये मार्केट ऑलवेज, ये 10 साल का ही चार्ट है। दूसरा है आइसर मोटर, ये मैंने दूसरा चार्ट लिया है। अगर आपने 2010 में 1,25,000 रुपए खर्च करके अगर रॉयल एनफील्ड बाय किया होता, उसके जगह इतने ही पैसे अगर आप इन्वेस्ट करते आइसर मोटर के शेयर में, तो वो उसकी वैल्यू आज होती 36 लाख रुपीज। तो ये काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है जिसका अभी प्राइस 17,000 है। मीन्स कि आप ऑडी परचेस कर सकते हैं यही पैसे पे, मीन्स इतने इन्वेस्टमेंट पे। तो मार्केट का ये दूसरा करिश्मा है। तीसरा मैंने लिया है, वो एग्जांपल लिया है, अभी हायर लेवल से देखे तो करीबन करीबन बजाज फिनेंस आधा हो चुका है। फिर भी ये लेवल से अगर हम कंपेयर करें तो 30,000 का अगर रेफ्रिजरेटर लिया और उसके ऊपर आपने बजाज फिनेंस का लोन लिया और उसका प्राइस तब शेयर का था 34, अगर सेम 30,000 आप बजाज फिनेंस में इन्वेस्ट करते तो आज उसकी वैल्यू होती 22 लाख। मीन्स की एक अच्छे एरिया में किचन के साथ फ्रिज, ये दो आप रेफ्रिजरेटर ये आपको मिलता। मीन्स कितना बड़ा मार्केट में रिटर्न है। बट सबसे बड़ा मीन्स आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि कौन आइडेंटिफाई करेगा कि कौन बजाज फिनेंस है, कौन आइसर मोटर है और कौन सुजलोन है। तो ये आइडेंटिफाई करना, यही फंड मैनेजर का एंड यही जो हमारे स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट है उसके और जनरल क्लाइंट के जो इन्वेस्टमेंट है उसके बिटवीन डिफरेंस रहता है। बजाज फिनेंस एंड आइसर मोटर हो या कोई भी कंपनी, उसके अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके देखेंगे और वो सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सब मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने 34 पे लिया और आज कोई खड़ा नहीं, फंड से उसका इन्वेस्टमेंट अभी भी होगा। तो मेरे हिसाब से यही डिफरेंशियल है। बट यस, उसमें क्या होता है कि लीडर से वो चेंज होते रहते हैं। मीन्स के एवरी 8 ईयर
एक मार्केट में बुल फेज रहता है, एक बियर फेज रहता है। अगर 1992, 2000, 2008 एंड 2016 ये मैंने 4 फेजेस लिए मार्केट के, एंड उसमें एक फेज में तेजी थी, एक फेज में मंदी थी। सारे अगर चार्ट में भी देखें तो ये 4 फेजेस मार्केट में अब तक आए हैं, जिसमें मार्केट ने दोनों बेरिश पार्ट भी देख लिया और अच्छी एक्सट्रीम मंदी भी देख ली और एक्सट्रीम बुलिश फेज तेजी भी देख ली। तो उसमें अगर आप ये 4 मार्केट के फेजेस में 8-8 साल के डिफरेंस के फेजेस में अगर देखें तो एवरी टाइम लीडर्स चेंज हुआ है। अगर 1992 में देखें टाटा स्टील, आईटीसी, टाटा मोटर, रिलायंस एंड एचयूएल, मींस की टॉप लीडर कौन था? टाटा स्टील। बट 2000 में जब आईटी की डिमांड आई, जब टेक्नोलॉजी ड्रिवन मार्केट गया, तब इन्फोसिस फर्स्ट था एफएमसीजी में, सेकंड एचयूएल था, थर्ड रिलायंस। आप ये एक सबसे बड़ा सरप्राइज एमटीएनएल, जो अभी गवर्नमेंट के पैकेजेस पे चल रहा है फिर भी लॉस कर रही है कंपनी, उस टाइम वो सेंसेक्स के टॉप 5 स्टॉक्स में था और उसका वेटेज टॉप 5 स्टॉक्स में था। तो एमटीएनएल भी मार्केट का पार्ट था, निफ्टी सेंसेक्स के टॉप 5 स्टॉक्स में आईटीसी था। 2008 में रिलायंस वो फर्स्ट रैंक पे आया, बाद में आईसीसी बैंक, एल&टी, इन्फोसिस, एचडीएफसी, और 2016 में एचडीएफसी का सबसे ज्यादा वेटेज था, बाद में एचडीएफसी, आईटीसी, रिलायंस। रिलायंस हर फेज में रहा, बट लीडर वाइज देखे तो 1992 में टाटा स्टील था, 2000 में इन्फी आया, बाद में रिलायंस, एचडीएफसी बैंक। ये लीडर क्यों चेंज हुए? क्योंकि कुछ ना कुछ साल पे हम इतना फास्ट जा रहे हैं और ग्लोबल इकोनॉमी से हमने इतना पेयर कर रखा है कि कुछ ना कुछ सालों में इन्वेस्टमेंट थीम चेंज होता है, कुछ ना कुछ सालों में कंजम्पशन पैटर्न चेंज होता है। अभी देखे तो घर पे सब बैठे हैं, फिर भी टेलीकॉम कंपनियां काफी अच्छा कर रहे हैं। टेलीकॉम का मीन्स इंटरनेट कंजम्पशन देखे तो वो काफी बढ़ गया ये लॉकडाउन के टाइम पे। तो ये कंपनी अच्छा कर रहा है ऑनलाइन, साथ में सैनिटाइजर, साथ में बात करें तो मीन स्पेशलिटी केमिकल, फार्मा कंपनी, इसके लिए जैसे ही कोविड से आया तो उसके लिए काफी बड़ा बुल फेज आ गया। तो बेसिकली आपको ये प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि नेक्स्ट हीरो कौन होगा मार्केट में, और वही जो प्रिडिक्शन है वो आपके रिटर्न जनरेशन में काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये एक बुल एंड एक बेर फेजेस का मैंने मींस कंपैरिजन दिया था। इस हिसाब से आपको पता चलेगा कि मार्केट में रिटर्न जनरेट करने में क्या ये आपको थिंग्स है जो ध्यान में रखनी पड़ती है और क्या आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। सेकंड की ये है पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। जब कोई भी स्टॉक से जो 100 से अगर 10 हुआ तो उसमें 90% का एक फॉल आया। अगर ये 100 से 0 हुआ तो आपका मैक्सिमम लॉस ये इन्वेस्टमेंट में हुआ 100% या 90%। अगर आपका ये 10 वाला शेयर अगर फिर से 100 गया तो आपका परसेंटेज रिटर्न हुआ इट्स 900%। तो मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम आपका कैपिटल गेन है वो 100% है, बट मार्केट में मैक्सिमम रिटर्न 900% पॉसिबल है। जैसे हमने बजाज फाइनेंस में देखा 34 वाला 4,000 रुपए के ऊपर ये शेयर जाके आया। तो बेसिकली पावर ऑफ एक्यूमुलेशन, इट्स अ पावर ऑफ जनरेशन ऑफ रिटर्न, मीन्स की इसी थीम पे हमने भी रिटर्न जनरेट किया। जब 12,000 ऊपर सब लोग के हमारे पास भी पोर्टफोलियो आते थे। अब जब क्लाइंट के पोर्टफोलियोज आते हैं तब हमें शुरू में इन्वेस्टमेंट रहना पड़ता है, इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। तो हमने क्या किया, जब हमने 12,000 के ऊपर जब निफ्टी था तो एज ए फंड मैनेजर, एज इकोनॉमिक पैरामीटर हमने कंसिडर किए क्या इकोनॉमिक की सिचुएशन है। शायद तब कोरोना का कोई भी न्यूज भी नहीं था। तब हमने सोचा था कि अभी 12,000 के ऊपर जो इकोनॉमिक फैक्टर है, अगर इसका आपको जो मैं बोल रहा हूँ शायद कोई भी बोल सकता है, बट अगर हमारा जनवरी का कैलिडोस्कोप जो हमारा मंथली मैगजीन है उसमें उसमें भी हमने ये वैल्यूएशन एंड जो ओवर वैल्यूएशन का पार्ट है वो हमने 2019 में एंड 2020 2019 दिसंबर, ये दोनों मैंने एक फंडामेंटल कंपेयर किए थे कि जब निफ्टी 12,000 था मई 2019 में, और जब निफ्टी आया फिर से 12,000 जब दिसंबर 2019 में, उसमें इकोनॉमिक पैरामीटर में काफी डिफरेंस था, काफी डिटोरिएशन हुआ था इकोनॉमिक पैरामीटर्स में। तो तभी मैंने मीन्स 12,000 पे 12,000 के ऊपर के इन्वेस्टमेंट में हम 50% लिक्विड पे थे एंड 50% हमारा असेट एलोकेशन था वो था इक्विटीज में। जैसे ही मार्केट में फॉल आया, जैसे हमें अपॉर्चुनिटी फाइंड की, हमने ये इन्फ्यूज किया और इस हिसाब से हमने जो इंडेक्स है उसको हम बिट कर पाए। तो ये स्ट्रेटेजीज होती है जब मार्केट को प्रिडिक्ट करके उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है।
अभी जनरल इन्वेस्टर और जनरल माइंडसेट के अकॉर्डिंग लोग जब बुल फेज होता है तब इन्वेस्ट करते हैं, बेयर फेज में इन्वेस्टमेंट काफी कम आता है, ये मेंटालिटी है। अब ये जो सारे फैक्टर्स है, तो हम देखेंगे कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कैसे हम हमारा जो भी नॉलेज है, हमारा जो भी इक्विटी का इन्वेस्टमेंट है, हमारा जो भी म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट है, कमोडिटी करेंसी है, तो वो हम कैसे हम सोच के इन्वेस्टमेंट करें, उसमें हमने अब देखा कब क्यों, मीन्स कि अभी हमारा तीसरा फेज हो कैसे हम कैसे मैनेज करते हैं, उसका हम डिटेल जो हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सिस्टम है, जो हमारी मेथोडोलॉजी है, वो हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे ये मैनेज कर पाते हैं, रिटर्न हम कैसे फंड मैनेज करते हैं। तो इसी हिसाब से आपको पता चले हमारा जो प्राइम मोटिव है वो है दो, एक है मीन्स वॉरेन बफेट जिसने बोला है कि प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। मीन्स कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो वो आपका प्राइस है, बट आपका जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है वो आपका वैल्यू है। सामने जॉर्ज सोरोस जो काफी बड़े एक ट्रेडर है, काफी बड़े एक इन्वेस्टर भी है, तो बेसिकली उसका भी मानना है कि जो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तब आपके पास फंड नहीं, मीन्स कि आप जो उस पर डिटेल स्टडी करो। आप इन्वेस्टमेंट के अगर ये सेंटेंस का पूरा डिटेल निकाले तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करते पहले ही अगर कुछ बोरिंग वर्क किया, कुछ रिसर्च किया, कुछ एनालिटिक्स किया, कुछ रिस्क मैनेजमेंट किया, तो ही आपका रिटर्न अच्छा आता है। बेसिकली जॉर्ज सोरोस है, वो फंड मैनेजर है, एंड उसका जो रिटर्न है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑफ फंड, उसका वो वर्ल्ड में शायद टॉप में आता है। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, वो जब स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं बाद में उसमें उसका चर्निंग मॉडल ज्यादा रहता है। वहीं वॉरेन बफे है, उसका चर्निंग नहीं रहता, उसका इन्वेस्टमेंट मॉडल ज्यादा रहता है, बट फिर भी दोनों रिटर्न काफी, वैल्यू काफी बना रहे इन्वेस्टमेंट। तो जो फंड मैनेजर है उसकी फिलोसॉफी पे ही उसका प्रोडक्ट का रिटर्न होता है। अब जब हम कोई स्टॉक है, कोई पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करते हैं, कोई हम जब मॉडल बनाते हैं, तब रिसर्च टीम क्या करते हैं, पहले उसको सिलेक्ट करते हैं। उसमें हम क्वालिटी देखते हैं, वैल्यू देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं कि कोई स्टॉक्स मुझे सिलेक्ट करना है पोर्टफोलियो में, तो पहले उसकी क्वालिटी क्या है। उसमें मैं आगे हमने काफी अच्छा एक प्रेजेंटेशन में इंक्लूड किया है कि हम क्या रिसर्च करते हैं, उसमें वैल्यू क्या है, कंपनी का ग्रोथ क्या है। तो जब सिलेक्शन है उसमें हम काफी मेहनत करते हैं, काफी जो जोर शोर बोलते हैं कि बोरिंग वर्क, तो हम काफी बोरिंग वर्क करते हैं और उसके बाद स्टॉक सिलेक्ट करते हैं। बाद में हम क्या करते हैं, उसको अलोकेट करते हैं, डाइवर्सिफाइड करते हैं। अब इस मैंने नॉलेज तो ले लिया, मैंने सिलेक्ट कर ले, अब मेरा सबसे बड़ा क्रूशियल पार्ट आता है, वो है अलोकेशन, कि मुझे कितना डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, कौन कौन से सेक्टर्स है जो मेरे पोर्टफोलियो में, मार्केट में 10 सेक्टर्स एंड 44 इंडस्ट्रीज है, तो मैं उसको डाइवर्सिफाई करूंगा अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स वेटेज, अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर प्रिडिक्शन, जो कौन सा सेक्टर है जो अच्छा चल सकता है, जिसका थीम अच्छा आ सकता है, जो कंजम्पशन पे है, जो जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे अच्छा मिल सकता है, तो मैं उसको अलोकेट करूंगा और डाइवर्सिफाई मेरा पोर्टफोलियो करूंगा। अभी जब हमारे पास क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो आते हैं, इसमें सबसे बड़ा मिस्टेक ये पार्ट पे रहता है, ना तो डाइवर्सिफाइड होता है पोर्टफोलियो। एक ही स्टॉक में अगर आप 50 स्टॉक लिए है और 50 स्टॉक में एक स्टॉक में उसका वेटेज होगा, वो होगा करीबन 80% ऑफ टोटल पोर्टफोलियो, और 20% पे सारे में डिविजन होगा, तो ऐसे रिटर्न कभी भी जनरेट नहीं होता। क्योंकि अगर यही स्टॉक्स पे कोई खराब न्यूज आ गए, तो बेसिकली देखे तो पोर्टफोलियो में काफी बड़ी हिट होती है। तो डाइवर्सिफिकेशन काफी जरूरी है। और सबसे बाद में ये दो पार्ट के बाद हमारा तीसरा क्रूशियल पार्ट रहता है, वो है मॉनिटरिंग फंडामेंटल्स एंड रिवेलेंसी। फॉर एग्जांपल देखे तो जब जनवरी फरवरी में जब कोविड जनवरी एंड में पता चला कि ऐसा कोविड जैसा कुछ सिचुएशन डेवलप हो रहा है, तब देखे तो फार्मास्यूटिकल स्टॉक से, केमिकल स्टॉक से, जो अपने 52 वीक लो के करीब खड़े थे, काफी नेगेटिव था, काफी यूएसएफडीए पे प्रेशर, यूएसएफडीए का इंस्पेक्शन काफी चल रहा था, कोई भी फार्मा कंपनी को क्लियरेंस नहीं मिल रहा था। केमिकल तो वैसे भी विदाउट केमिकल पॉलिसी ये सेक्टर अच्छा नहीं कर पा रहा था। पर बाद में अगर जैसे कोरोना का इम्पैक्ट आया, तब से भी देखे अगर आपने फरवरी में भी कोई इन्वेस्टमेंट किया, उसमें फार्मा में भी किया या केमिकल में किया, फिर भी आप पॉजिटिव रिटर्न में हो गए। तो जनरली अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल्स एंड अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक पैरामीटर्स, हम लगातार हमारा पोर्टफोलियो उसको मॉनिटर करते हैं और उसको रिबैलेंस करते हैं। तो बेसिकली तीन मोटिव है जैसे हमारा ये पोर्टफोलियो
मैनेज होता है। हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम कैपिटल ग्रोथ करें, हमारा जो प्रिंसिपल हमने इन्वेस्ट किया है उसकी सिक्योरिटी हो। क्योंकि अगर मैंने 12,200 पे या 12,100 पे मैंने पूरा पैसा लगा दिया होता, तो अगर अभी नीचे की गिरावट ना तो मैं मौका मुझे मिलता, ना तो मैं कोई रिटर्न जनरेट कर पाता। तो बेसिकली ये सिक्योरिटी देखनी पड़ती है, लिक्विडिटी भी देखनी पड़ती है। जब मैं कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, तब जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तब वो भी सोचता हूँ कि उसका वॉल्यूम क्या है, मार्केटेबिलिटी क्या है। जब मैं बेचने जाऊँ तब ऐसा ना हो कि स्टॉक लिस्टेड भी ना हो या ये स्टॉक में कोई वॉल्यूम ना हो। तो ये मैं देखता हूँ, मेरा रिस्क में डाइवर्सिफाई करता हूँ। साथ में टैक्स प्लानिंग एंड कंसिस्टेंट रिटर्न है, वो ये मेरे सारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं कि मैं ये ऑब्जेक्टिव क्लाइंट के ये जनरल ऑब्जेक्टिव ही रहते हैं। तो इसमें हम उसमें लिंक करते हैं विद क्लाइंट्स ऑब्जेक्टिव। और बेसिकली देखें तो उसके बाद में जो प्रोसेस है रिबैलेंसिंग की, जो हमने आगे डिस्कस किया, तो ये बेस्ट पार्ट है हमारे प्रोसेस का। और मैंने अब तक मेरे एक्सपीरियंस में जो देखा कि जब भी रिटर्न जनरेट करना हो तो आपका रिस्क वेल मैनेज हो तो मार्केट ने रिटर्न दिया है। अगर मार्केट ने 10% CAGR से रिटर्न दिया है तो मेरा पोर्टफोलियो कम से कम 12 से 15% अप होना चाहिए, क्योंकि मैं मैनेज कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज निफ्टी 20 बाय कर लो तो भी 10% रिटर्न मिलता है। तो मेरे हिसाब से इससे ज्यादा रिटर्न अगर अर्न करना है तो ये सारे प्रोसेस है जो हमें करनी पड़ते हैं, और हम काफी अच्छी तरह ये प्रोसेस करते हैं। ये मैं कैसे पिक करता हूँ स्टॉक, इसमें ये मैं 3 एनालिसिस करता हूँ। पहला है मेसो, सेकंड इज माइक्रो एंड थर्ड इज मैक्रो। सेकंड इज मैक्रो एंड थर्ड इज माइक्रो। मेसो लेवल ये सबसे अलग रहता है जो फंड मैनेजर टू फंड मैनेजर। मैक्रो एंड माइक्रो दोनों सेम रहते हैं, क्योंकि बेसिकली देखे तो जो एनवायरनमेंट रहता है मैक्रो लेवल पे, उसमें सोशियो कल्चर हो, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये सबके लिए सेम रहता है। मीन्स मुझे भी पता है इंडिया का जीडीपी क्या है और क्या होने वाला है, दूसरे फंड मैनेजर्स को भी पता है। माइक्रो लेवल जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं कि हम कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में एबिटा, टॉप लाइन ग्रोथ, बॉटम लाइन ग्रोथ, उसके अलावा इंटरेस्ट कॉस्ट, साथ में एम्प्लॉय कॉस्ट, ये सब भी हम करते हैं। कैश फ्लो जो स्टेटमेंट है उसमें कंटिन्यूअस पॉजिटिव कैश फ्लो आ रहा है कि नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है, तो ये भी हम देखते हैं। साथ में 5 साल का हम किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट होना चाहिए, वो टॉप लाइन पे हो, बॉटम लाइन पे हो, वो सबसे हमारा ये बेसिक थिंग है कि उसमें कोई भी कंपनी उसका हिस्टोरिकल 5 साल का रिटर्न है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। उसके अलावा रेशियोज है, लाइक एवीएफ एबिटा है, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियोज है, बुक वैल्यू है, प्राइस टू बीवी। तो बेसिकली सारे जो पैरामीटर्स है वो माइक्रो लेवल पे सर्च करते हैं, बट मेसो लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम कंपनी का या जिसमें हम जो भी सेक्टर है उसका क्लाइंट है, उसका सप्लायर्स, कंपटीटर्स, साथ में रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्या है, वो सारे हम मेसो लेवल पे देखते हैं। साथ में ट्रांजिशन क्या हो रहा है, कहाँ सेक्टर पे अभी फोकस आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, कौन से सेक्टर से जो आगे अच्छा करेंगे, सारे जो मेसो लेवल पे हम ये एनालिसिस करते हैं। बेसिकली मैक्सिमम हमारा जो अप्रोच रहता है वो टॉप डाउन अप्रोच रहता है, जिसमें हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि मीन्स इकोनॉमी, ग्लोबल, डोमेस्टिक क्या कर रहे हैं, क्या फैक्टर्स है। बाद में हम उसमें सेक्टर एंड कंपनी आइडेंटिफाई करते हैं। कई मीन्स 10% ऐसे स्टॉक है जिसमें हम बॉटम अप जाते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक है मुझे अच्छा लग रहा है, बाद में मैं उसको सेक्टर देखूं, बाद में मैं इकोनॉमी का फंक्शनिंग देखूं। तो ये हमारे स्टॉक सिलेक्शन में हम ये जब वैल्यू पिक करते हैं तब हम वैल्यू देखते हैं। ये इस हिसाब से देखें तो हमारा जो परफॉर्मेंस है मॉडल फंड्स का, अगर ये देखें तो पहला जो कोर्स मल्टी कैप फंड है जो हमारा पीएमएस है, जिसमें हमने ये गिरते मार्केट में 2.78% अल्फा जनरेट किया। ये सारे डेटा, सारे ये पोस्ट एक्सपेंसेस है, पोस्ट ब्रोकरेज है, तो ये उसके बाद में भी हमने इतना रिटर्न है, इतना अल्फा जनरेट कर पाए। जो नीचे जो है वो हमारे मॉडल फंड्स है, इसके ऊपर जो क्या टिकट साइज है, क्या उसके फीस चार्जेस एंड जो स्ट्रक्चर है वो आपको अंकुश से समझाएगा। मैं परफॉर्मेंस पे बात करूंगा। विजिलेंट है और उसने 7% का अल्फा जनरेट किया, मार्केट 13% गिरा, हमारा जो विजिलेंट पोर्टफोलियो वो 6% ही गिरा। सेम देखे तो सारे ऑलमोस्ट जो सेक्टर स्पेसिफिक पोर्टफोलियो नहीं है,
इंफ्रास्ट्रक्चर नेगेटिव दिख रहा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स है वो वेल बैलेंस नहीं है, क्योंकि उसमें सबसे हाईएस्ट वेटेज रिलायंस का है, तो रिलायंस इंफ्रा में वैसे नहीं आता। तो बेसिकली देखे तो सारे में ऑलमोस्ट हमने एक पॉजिटिव अल्फा जनरेट किया है। अल्फा 7% से जनरेट करना ये गिरते मार्केट में, ये अच्छी चीज है। नीचे हमारे स्टॉक्स है, कौन कौन से स्टॉक्स है जो हमारे पोर्टफोलियो में है, तो अगर देखें तो क्रेडिबिलिटी ऑफ स्टॉक्स अगर देखें तो ये सारे स्टॉक्स है जिसमें हमने इन्वेस्ट किया। हमने जो टॉप सेक्टर्स है हमारे, उसमें बैंकिंग, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी है, एनर्जी, एफएमसीजी, ऑटोमेटिव, कंस्ट्रक्शन, ये सारे सेक्टर्स हमारे टॉप होल्डिंग सेक्टर है। तो ये हमने जो क्लाइंट्स है उसका एक्चुअल होल्डिंग उसके निकाल के हमने एक जो उसका पोर्टफोलियो लिया है कि हमने कोई क्लाइंट में मीन्स 26 मार्च को 2020 हमने इन्वेस्टमेंट किया था मॉडल फंड का विजिलेंट। तो उसकी जो वैल्यू थी करीबन अप्रोक्सीमेटली 5 लाख रुपीज। अभी जो उसका वैल्यू था वो था 6,17,000। उसमें हमने 23% का रिटर्न जनरेट किया। सेम ये टाइम पे निफ्टी जो उसका निफ्टी 50 बेंचमार्क इंडेक्स है वो 19% बढ़ा। मीन्स की फिर भी गेनिंग, वो फॉलिंग मार्केट का हमने लास्ट एग्जांपल देखा, ये गेनिंग मार्केट का एग्जांपल है कि मार्केट जब बढ़ा भी तो भी हमने 4% अल्फा जनरेट किया। इसमें हमने जो हमारे मीन्स इनिशियल जो एक्सपेंसेस है वो भी हमने कंसिडर कर लिए है। एक्सपेंसेस के बाद के ये रेट है, कॉस्ट प्राइस है वो, और उसमें हमने डिविडेंड इंक्लूड नहीं किया है। फिर भी हमने 3.56% अल्फा जनरेट किया। निफ्टी से बेटर रिटर्न हमारे स्टॉक्स ने दिया। ये मैंने लिया है एक दूसरे क्लाइंट का पोर्टफोलियो जो हमने विजिलेंट वाइब्रेंट दोनों में हमने किया था। इसमें मैंने क्या किया, इसमें जो मैंने लिक्विड बीस का अभी भी देखे तो मेरे पोर्टफोलियो में इक्विटी का लिक्विड बीस का जो पोर्शन है करीबन करीबन 10% ऑफ पोर्टफोलियो है। तो इसमें मैंने क्या किया, तो इसमें मैंने 26 अगस्त को मैंने जब इन्फ्यूज किया पैसा, तब मैंने सिर्फ 50% ही में इक्विटी पे था, 50% मेरा लिक्विड बेस पे इन्वेस्टमेंट था। तो उसने भी मुझे 4,300 रुपए लिक्विड बेस ने एडिशनल यूनिट के पार्ट पे दिए। डिविडेंड भी 4,000 के ऊपर आया। बेसिकली देखे तो उसी टाइम पे मार्केट जो गिरा, जो निफ्टी 50 का विजिलेंट का बेंचमार्क है वो गिरा करीबन 7.78%। अगर हम ये नीचे लिक्विड बीज वाला पोर्शन भी निकाल दे तो भी मेरा जो विजिलेंट का पोर्टफोलियो गिरा वो गिरा सिर्फ 2.9%। मीन्स उसमें मैंने 4.9% का अल्फा जनरेट किया। वहीं देखे तो डाउन साइड अगर आप पोर्टफोलियो देखें जिसमें मैंने लिक्विड का जो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड उसको मैंने ऐड किया मेरे पोर्टफोलियो में, तो मेरा पोर्टफोलियो का जो अल्फा जनरेट हुआ वो जनरेट हुआ मीन्स करीबन 7%। तो काफी बड़ा अल्फा हमने मीन्स विजिलेंट में, ये कुछ भी हाइपोथेटिकल नहीं है, ये जो भी सारे एग्जांपल है ये तीनों, तीसरा एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये सिंपली हमने मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस मीन्स की मार्केट प्राइस प्लस ब्रोकरेज सब मिला के हमने लिया है। तीसरा जो पोर्टफोलियो मेरा वाइब्रेंट का है, वाइब्रेंट में ज्यादातर हमारा जो पोर्शन है वो हमने मिड कैप स्टॉक्स का ज्यादा लिया है। तो वाइब्रेंट में देखे तो जब बेंचमार्क विदाउट मीन्स लिक्विड बीज मैनेजमेंट हमारा जो बेंचमार्क गिरा वो गिरा 7.84%। विजिलेंट गिरा वाइब्रेंट सॉरी गिरा वो गिरा 5.3%। तो ये उसका निफ्टी 100 बेंचमार्क है। अगर मैं डिविडेंड एंड मेरी यील्ड मिला लूं तो अगर ये कॉम्बिनेशन है वो है, मैंने अल्फा उसमें 5% जनरेट किया क्योंकि इंडेक्स 7% गिरा, मेरा पोर्टफोलियो 2.55% ही गिरा। तो सारे जो हमने आगे चार टाइप के सिचुएशन ली, चारों सिचुएशन में कुंवर जी का मॉडल फंड्स है उसने पॉजिटिव अल्फा जनरेट किया है। तो ये जो सारे हमने फंडामेंटल एनालिसिस हो या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो, तो ये कैसे हम रिटर्न जनरेट करते हैं ये पार्ट मैंने लिया। हम सिर्फ इक्विटीज में नहीं करते, उसके अलावा कमोडिटीज, करेंसी, म्यूचुअल फंड सारे में कोवर्सी रिसर्च है वो आपको हेल्प करता है। अभी ये है मॉडल म्यूचुअल फंड्स कि अभी सबसे बड़ा मार्केट में डायलेमा है कि 4,000 स्कीम बन गई, इतने फंड्स है मार्केट में, तो कौन सा फंड कब परफॉर्म करे, कौन कौन सा फंड कब परफॉर्म ना करे। फॉर एग्जांपल रिसेंट में भी डेट में देखे तो फ्रैंकलिन का इश्यू भी आया। पॉजिटिव ये था कि हमारे इतने जो हमारे यहाँ मॉडल म्यूचुअल फंड्स दिखते हैं उसमें 5 स्कीम है, कोई भी स्कीम में फ्रैंकलिन की स्कीम नहीं थी मैंडेट की। तो ये प्रिडिक्शन कैसे हम अलग करते दूसरे से सबसे बड़ा एग्जांपल है, तो ये एग्जांपल इसका है।
उसमें हमने डेट फंड है, तो डेट फंड का देखे तो अप्रैल 2020 से 4% के करीब रिटर्न जनरेट कर दिया। जब फ्रैंकलिन के इश्यू के हिसाब से सारे डर रहे थे, तभी भी हमने इतना, हमारे जो मॉडल फंड्स है, मॉडल म्यूचुअल फंड, इसमें रिटर्न जनरेट किया। हिस्टोरिकल डेटा देखे तो एक साल में 13%, 30% इन 3 इयर्स, एंड ये है एब्सोल्यूट रिटर्न 61% इन 5 इयर्स। तो इतना बड़ा रिटर्न इतने मार्केट में, इतने अगर इंटरेस्ट रेट गिने तो उसमें 10% से ज्यादा कभी भी इंटरेस्ट रेट नहीं रहा, फिर भी हमने हमारा जो रिटर्न जनरेट किया वो मोर देन 12% जनरेट किया। हाइब्रिड की बात करें जिसमें हम इसको हम बेसिकली उसमें हमने 8%, अगर एक साल का देखे तो भी 1% है, एंड उसमें 16% एंड 42% हाइब्रिड फंड में हमने किया। हाइब्रिड इस हाइब्रिड एसेट बैलेंस फंड है जिसमें हमने 25, उसमें भी करीबन 56% रिटर्न 5 इयर्स में जनरेट किया। ये दोनों इक्विटी मॉडल म्यूचुअल फंड्स है। इसमें हमने जो रिसर्च डिपार्टमेंट ने दो फंड, जो स्कीम वाइज एंड थीम वाइज दो थीम बनाई है। पहला है प्रोएक्टिव एंड सेकंड इज प्रोटेक्टिव। प्रोएक्टिव जो फंड है वो थोड़ा मिड कैप मींस के उसमें मिड कैप भी हमने इंक्लूड किया है, और अर्निंग रिटर्न जनरेशन उसका बेसिक थीम है। और जो प्रोटेक्टिव है उसमें हमने ज्यादा वैल्यूड एंड हमने जो ब्लू चिप्स है वो फंड ज्यादा हमने प्रिफर किए। लास्ट ईयर में देखे तो इंडेक्स गिरा 19.80%, हमारा जो ये फंड था वो 13% ही गिरा। सेम प्रोएक्टिव में भी इतना मिड कैप का परफॉर्मेंस वोलेटाइल रहा, फिर भी हमारा जो बेंचमार्क का से हमने अच्छा रिटर्न जनरेट किया। वही देखे तो 3 साल ले ले, 5 साल कोई भी ले ले, अगर 5 इयर्स में देखे तो 5 इयर्स में निफ्टी सिर्फ 13% चला। वही ये प्रोएक्टिव एंड प्रोटेक्टिव जो फंड है वो 33-34% का रिटर्न दिए। तो ये हम अल्फा जनरेट ऐसे ही करते हैं। हम स्कीम्स को भी उसके अंदर कौन से वो लोग इक्विटीज ले, कौन सा उसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट में भी कौन से स्टॉक्स है, कैसे बैलेंस किया है डेट एंड स्टॉक्स को, ये सारा हम आइडेंटिफाई करके हमने ये मॉडल म्यूचुअल फंड बनाए। तो ये सारे इक्विटीज एंड मॉडल म्यूचुअल फंड्स के प्रोडक्ट थे। नाउ आई मींस अभी मैं अंकुश जी को बोलूंगा कि अंकुश जी अभी नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा 2 स्लाइड से, तो वो आपको ब्रीफ करें, एंड बाद में हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी करेंगे। थैंक यू रवि। रिसर्च पार्ट ऑफ यू से मैं एक ही बोलना चाहूँगा कि लास्ट 5 इयर्स जो हमने टेस्टिंग की, काफ़ी क्लाइंट्स का इन्वेस्टमेंट किया है, अब हमें समझ में आ रहा है कि ये जो एक बहुत ख़राब समय है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनका चल रहा है। लेकिन जो हमारी इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी है, जो हमारे खुद के क्लाइंट्स हैं, आरएम्स हैं, हमारी जो खुद की टीम है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो पास हिस्टोरिकल रिटर्न्स हमारा आया है, जो रवि ने बताया है कि हमने इतने खराब बाजार में भी अल्फा जनरेट किया, इट्स अ वेरी बिग थिंग एक्चुअली। फॉलिंग मार्केट में इंडेक्स को बीट करना ये आसान काम नहीं होता है। राइजिंग मार्केट जब निफ्टी 12,000 होगा, तब आप खुद देखेंगे बहुत सारे क्लाइंट्स ही अपने आप को बोलेंगे कि हम ही फंड मैनेजर है, हम ही तुमको डेली का 2% रिटर्न जनरेट करके देंगे। तो तेजी के बाजार में काफी सारे क्लाइंट्स, काफी सारे ब्रोकर्स, काफी सब ब्रोकर्स का एक परसेप्शन बन जाता है कि बाजार तेज है तो हम कुछ भी करेंगे तो वो रिटर्न आएगा। लेकिन जब बाजार मंदा होता है, जब इस तरह की फॉल बाजार में आती है, तो ये बहुत मुश्किल काम होता है। पहले तो क्लाइंट का फंड प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट करते हुए रिटर्न जनरेट करना, अल्फा जनरेट करना, ये फंड मैनेजमेंट की, फंड मैनेजर्स की एक्सपर्टाइज होती है कि अपनी जितनी भी उसकी रिसर्च की टीम है, रिसर्च के जितने फंडामेंटल्स टूल्स हैं, रिस्क एपेटाइट, रिस्क मैनेजमेंट के जितने टूल्स है, उसको अप्लाई करते हुए फॉलिंग मार्केट में अल्फा जनरेट करे। So last 4-5 years I have seen that Ravi has done a very good job, and as a research team he is doing very good, and as a fund manager हम लोग को, जो हमने इतने सारे क्लाइंट्स का भी इन्वेस्टमेंट कराया, मुझे पूरा और मेरी टीम को पूरा विश्वास है कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनका हम लोग आगे जाके बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, कमोडिटीज, करेंसी एंड इन एडवाइजरी रिसर्च। So Ravi, just go to the next slide. या सो बस लास्ट 2 स्लाइड में बस कंक्लूड करना चाहूंगा कि हमारे पास आज के दिन में जैसे हमने डिस्कस किया कि कब कब रिव्यू करना चाहिए, तो ये एक बहुत सही समय है। हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स आज के दिन में एज अ व्यूअर्स ज्वाइन किए हैं,
हमारी जितनी आरएम की टीम है, वेल्थ की टीम है, मैं सबको बार बार एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है। हमारे जितने भी क्लाइंट्स आज कोई भी कारण से नहीं ज्वाइन कर पाए, हमने रजिस्ट्रेशन किया था अराउंड 150, लेकिन मेरे को लग रहा है लॉकडाउन में जब हमने लास्ट टाइम हमने एडवाइजरी इंपॉर्टेंस डिस्कशन का वेबिनार रखा था, तो अराउंड 200 अटेंडेंस थे उसमें। लेकिन आज अभी जो माहौल है, लॉकडाउन ओपन हो गया है, काफी लोग अपने काम में व्यस्त हैं, बिजनेस में बिजी हैं, तो अटेंडेंस हमें कम लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हमने उनको अपना रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब लिंक भेजेंगे। तो मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि हमारे पास आज के दिन के जो रिसर्च है, दैट इज ऑन द पार्ट ऑफ रिटेल रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशनल, जहाँ की जो भी क्लाइंट को जिस तरह की सर्विसेज चाहिए, आइदर इन इक्विटी, कमोडिटीज, करेंसी, सो वी आर प्रोवाइडिंग डिलीवरी कॉल्स, शॉर्ट टर्म कॉल्स, इन्वेस्टमेंट कॉल्स. Those who are interested in intraday, they can trade through our TradeSap मोबाइल ऐप. इन्वेस्टमेंट के लिए we have equity, we have mutual funds, we have SIPs, model funds that Ravi has already discussed. हमारा पीएमएस है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, रजिस्टर्ड पीएमएस, स्टार्ट फ्रॉम 50 lakhs. वी आर कमिंग विद कमोडिटीज एआईएफ, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, जो कि बहुत यूनिक चीज है। आज के दिन में किसी के पास, इंडिया में कोई भी एएमसी के पास कमोडिटीज का एआईएफ नहीं है। पोर्टफोलियो डायग्नोसिस है, जितने जैसे हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि नहीं, हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अब बाजार बढ़ेगा तो मेरा शेयर का भाव आएगा। तो मैं उसमें कई बार एग्जांपल सेट करता हूं कि 2008 में यूनिटेक 10,000 का भाव था, आज पता नहीं क्या भाव है। क्या आपको लगता है फिर से 10,000 का भाव आएगा क्या सर? तो काफी ऐसे स्टॉक्स है आरकॉम में, काफी ऐसे स्टॉक्स है जो कि हमने किसी तेजी में बहुत अच्छा भाव देखा, क्लाइंट्स इसी उम्मीद में रहते हैं कि मेरा नहीं, बाजार बढ़ेगा तो मेरा फिर से भाव आएगा। तो मैं वैसे क्लाइंट्स को, हमारे आरएम को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने पोर्टफोलियो का एक डायग्नोसिस कराइए, एक एलोकेशन रिपोर्ट आप चेक करवाइए, ताकि आपको ये पता चले कि नहीं, बाजार तो बढ़ेगा सर, पता चला बाजार बढ़ा, आपका स्टॉक्स नहीं बढ़ा, आपका पोर्टफोलियो नहीं बढ़ेगा। तो ये सारी सर्विसेज भी हम लोग अपने इंस्टीट्यूशनल डेस्क, रिटेल रिसर्च डेस्क से डेडिकेटली हमारे जितने भी क्लाइंट्स उनको दे रहे हैं। नेक्स्ट रवि। नेक्स्ट में जस्ट हमने एक बनाया कि हमारा जो जितने प्रोडक्ट्स हम लोग बनाए हैं आज के दिन में, कब वाला पार्ट में हो गया कि हम लोग टाइम वाइज, एज वाइज, अभी जो पेंडेमिक आया उसके वाइज, अगर आपका पोर्टफोलियो बेंचमार्क को आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, और लास्ट में अगर क्लाइंट्स को या हमारे जितने आरएम्स उनको ये लगे कि क्लाइंट अल्टीमेटली हार मान लिया है कि नहीं है, मेरा जो होल्डिंग पड़ा हुआ है छोड़ दो उसको, वो छोड़ने का रीजन ये है कि भाई उनको लग रहा है कि शेयर बाजार से पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। वैसे क्लाइंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना जो भी इन्वेस्टमेंट उनको आप रिव्यू करो। अब कब रिव्यू करो? तो अब रिव्यू करने का टाइम आ गया सर। अब ये बहुत सही टाइम है कि आप उसको रिव्यू करो। क्यों करो? जो रवि ने बताया कि हर बार हर तेजी में नया स्टॉक, नया सेक्टर निकल के आता है। 2006-7 के आसपास मेरे को ध्यान है, फार्मा स्टॉक्स बहुत परफॉर्म किया। लोगों ने उस वक्त सन फार्मा में 2,000 रुपए में इन्वेस्टमेंट किया। आज के दिन में सन फार्मा अगर 400 मिल रहा है तो लोग उसको पूछ नहीं रहे हैं। तो ये क्यों का जवाब यही है कि जब सेक्टर्स परफॉर्म करता है तब इन्वेस्टर्स उसमें एंट्री मारता है, और जो वो अंडर परफॉर्म करने लग जाता है तो इन्वेस्टर जो रहता है वो स्टॉक्स लेके बैठा रह जाता है। तो ये मैंने जो बिहेवियरल साइंस, जो कि मैं क्लाइंट से काफी ज्यादा मिलता हूँ, एचएनआई से, ब्रोकर से, तो ये मेरे को समझ में आया कि एक ये ह्यूमन साइकोलॉजी है जिसके चलते क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो कभी भी इंडेक्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पाता है। कैसे वाला जो पार्ट है, कैसे में अगर आपको लगता है कि नहीं, आप ये फंडामेंटल रिसर्च कर सकते हो, आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हो जहाँ की सेक्टर वाइज एलोकेशन हो, इंडस्ट्री वाइज एलोकेशन है, तो आपको करना चाहिए। अदरवाइज आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो किसी ना किसी एक्सपर्ट्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। उसको करने का तरीका, आप म्यूचुअल फंड्स भी कर सकते हैं, आप इक्विटी भी कर सकते हैं, आप अदर एसेट्स क्लास है, गोल्ड है, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो एक एडवाइजरी का आपको फायदा हो, यही ऑब्जेक्टिव से हमने ये लास्ट टाइम भी वेबिनार हमने रखा था, ये वेबिनार का भी हमारा यही ऑब्जेक्टिव है। इसमें एक और चीज आती है कि चार्जेस या जो पोर्टफोलियो है वो क्या साइज का है। तो एज पर सेबी जो है, रजिस्टर्ड पीएमएस 50 लाख से शुरू होता है। तो कुंवर जी जो मल्टी कैप फंड है, जो हम लोग मैनेजमेंट के एंगल से भी हमारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो 50 लाख से शुरू होता है। उसका जो टाइम पीरियड है दैट इज फॉर 3 to 5 years, और उसमें जो एक एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जो हिस्टोरिकली आप किसी भी फंड से अगर कंपेयर करोगे, आइदर थ्रू एनी ऑफ द बिग एएमसी, टाटा, बिरला और मोतीलाल, एवरीथिंग,
So you will expect a return of around 13 to 14% CAGR. तो जितने भी वेल्थ के प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो इक्विटी है, चाहे म्यूचुअल फंड है, चाहे पीएमएस है, दे गिव यू अ CAGR, दैट इज अ कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR, कैगर रिपोर्ट रिटर्न्स बोलते हैं। तो पीएमएस में भी जो हमारा रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो 13 से 14% का है, टाइम होराइजन 3 से 5 साल का है। लेकिन हमने ये देखा कि आज के दिन में जो इन्वेस्टमेंट, जो पीएमएस का साइज है, जो 50 लाख रुपए का साइज है, हर क्लाइंट 50 लाख रुपया अगर देना भी चाहता है तो वो शुरू में नहीं देना चाहता है, या काफी इन्वेस्टर्स जो 50 लाख रुपया नहीं दे सकते, क्योंकि आज के दिन में हमें भी पता है कि इंडिया में काफी लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन 50 लाख रुपया नहीं कर सकते हैं, या करना भी चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि पहले इक्विटी में उनका ट्रस्ट आए, तब जाके वो कहीं धीरे धीरे करके वो 50 लाख रुपया का रजिस्टर्ड पीएमएस करे। इसी को ध्यान में रखते हुए, और एक हम लोग बोलते हैं कि इंडिया फॉर इंडियन फर्स्ट, इंडिया फॉर इंडियन फर्स्ट, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इंडिया में नॉर्मली देखा है कि जिन्होंने इक्विटी में खुद से इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने पैसा नहीं बनाया है, यहीं पे जब एफआईज इंडिया में आते हैं तो पैसा बनाते हैं और मार्केट से चल जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने काफी सारे मॉडल पोर्टफोलियोज बनाया, जिसका रवि ने आपसे डिस्कशन किया कि हमारा फंड्स कैसे परफॉर्म कर रहा है। और सबसे अच्छी चीज है कि इसमें कोई भी क्लाइंट सिर्फ 5 लाख रुपए से, सिर्फ एक छोटे अमाउंट 5 लाख रुपए से भी एंट्री कर सकता है, जहां उसको पूरा रिसर्च, पूरी सर्विस, पूरा रिटर्न एक 50 लाख रुपए पोर्टफोलियो के बराबर मिलता है। उसको रिटर्न भी पीएमएस के बराबर मिल रहा है, उसको सर्विसेज भी बराबर मिल रही है 50 लाख के, उसका रिटर्न्स, उसका पूरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, एवरीथिंग इज इक्विवेलेंट टू द पीएमएस विच स्टार्ट्स फ्रॉम 50 lakhs। तो एक क्लाइंट 5 लाख रुपया भी दे के एक 50 लाख रुपए की सर्विस ले सकता है इक्विटी मॉडल पोर्टफोलियोज के थ्रू। फिर हमने देखा कि म्यूचुअल फंड, जो रवि ने डिस्कस किया कि ये बहुत टफ है आज के दिन में कि 5,000 स्कीम में कौन सा म्यूचुअल फंड क्लाइंट ले। तो हमने म्यूचुअल फंड्स के भी जो पोर्टफोलियो बनाया है, हमने ऐसा बनाया है कि एक रिटेल क्लाइंट जो 3 लाख रुपए भी चाहता है तो उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, वो इंडिया ग्रोथ इकोनॉमी में अपना इन्वेस्टमेंट इंडिया म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर सकता है। सो सिर्फ 3 लाख रुपए का साइज है, जहाँ की एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा जो है वो इक्विटी के बराबर है, 12 से 14% का रिटर्न है, 3 से 5 साल का टाइम होराइजन है, और रिस्क सिर्फ मार्केट है, मतलब म्यूचुअल फंड हो या इक्विटी हो, हमारा रिस्क उतना ही है कि बाजार अगर 10% गिरेगा तो म्यूचुअल फंड या आपका इक्विटी का पोर्टफोलियो 5 से 6% गिरेगा। इसी तरह हमने करेंसीज, जो कि एक लेस वोलाटाइल प्रोडक्ट है, हमने करेंसी का भी एक स्ट्रेटेजीज फंड बनाया है, जहां हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो 12-15, सब्जेक्ट टू वोलाटिलिटी 15-18 तक रिटर्न जाएगा, और रिस्क सबसे कैप्ड है, हमारा ड्रॉडाउन जो है सिर्फ 10% का है। और इसमें जो हमने एक्सपेंस रखा है वो ऐसा ही रखा है, जो एक्सपेंस हमारे जितने इन्वेस्टर्स है, वो म्यूचुअल फंड्स हो या रजिस्टर्ड पीएमएस हो, वो कहीं ना कहीं एएमसीज को या अदर हाउसेस को दे रहे हैं। जैसे रजिस्टर्ड पीएमएस है तो उसमें आज के दिन में जो पर एनम फीस है, जो साल की फीस है, वो लगभग 2.5% से 3% की है। या म्यूचुअल फंड भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें भी आपका एक्सपेंस रेशियो लगभग 2% के आसपास आता है। तो हमने इक्विटी मॉडल फंड्स या म्यूचुअल फंड्स बनाया है तो उसमें भी आपका पूरे साल का खर्चा 2% के आसपास है। तो कई बार क्लाइंट्स को लगता है कि सर आप मेरा जो फंड मैनेज करोगे उसमें आपकी चर्निंग बहुत ज्यादा रहेगी, आप ब्रोकरेज बनाओगे, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है सर। हमने इसमें 4 साल 5 साल काम किया है, काफी क्लाइंट्स हमारे एनरोल्ड हैं। आप हमारे यूट्यूब वीडियो में जाके देख सकते हैं, उस क्लाइंट्स का आप टेस्टिमोनियल चेक कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। हमारे जितने भी फंड्स है, हमारा सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग क्लाइंट्स को CAGR रिटर्न जनरेट करके दें, अल्फा जनरेट करके दें, और उनका एक्सपेंस रेशियो जो एक यूनिवर्सल है, जो हर हर हाउस आज के दिन में चार्ज कर रहा है 2% साल का लगभग, वही उनका खर्चा आना चाहिए, वही उनका एक एक्सपेंस रेशियो आना चाहिए। तो सिंपली मैंने हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं, इसमें स्नैपशॉट है, ये जितनी भी हमारा प्रेजेंटेशन है, ये मेरे हमारे सारे क्लाइंट से हम लोग फॉरवर्ड करेंगे यूट्यूब के थ्रू। सो थैंक यू फ्रॉम माय साइड। रवि, वी हैव फ्यू क्वेश्चंस एक्चुअली। या रवि, कुछ हमारे इन्वेस्टर्स का कुछ क्वेरीज आई हैं एक्चुअली, कैन आई टेक देम? यस यस। जैसे किसी क्लाइंट ने, सुब्रता ने पूछा था कि बजाज फाइनेंस एंड इन्फो एज का क्या व्यू है, बजाज फाइनेंस एंड इन्फो एज। दोनों में देखे तो पर्टिकुलर बजाज फाइनेंस में देखे तो हायर लेवल से 40% से ज्यादा वो शेयर गिरा, और टॉप से देखे तो करीबन 60% गिरा, एंड बेसिकली वहां से डाउन लेवल से 30% का एप्रिसिएशन पे
बट नियर टर्म में मुझे लग रहा है कि एक वॉल्टिलिटी रहेगी। एक सिनारियो मीन्स कि जो भी नेक्स्ट वीक काफी क्रुशियल है, क्योंकि सुप्रीम में जो बैंक वाला जो मोरेटोरियम इंटरेस्ट रेट का है उसका भी एक हियरिंग आना है। तो सारे फाइनेंशियल्स एंड बैंक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अगर अलाउ नहीं करती तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग नेक्स्ट वीक में बजाज फाइनेंस और दिखा सकता है। लॉन्ग टर्म वैल्यू काफी है, काफी जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ वैसे काफी अच्छी अभी डिमांड आ रही है, काफी अच्छी एंसिलरीज की डिमांड है, काफी लोग फाइनेंस के लिए भी अभी अप्लाई कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म नेगेटिव है, बट अभी कोई अगर डिक्लाइन मिले तो एक प्राइस के लिए पॉजिटिव है। इन्फोएज के लिए जो मैनेजमेंट की कमेंट थी वो थोड़ी नेगेटिव रही। इस हिसाब से देखें तो जो ये नेगेटिव कमेंट के बाद ये स्टॉक में एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग है। हालांकि ये सेक्टर में जिस हिसाब से अभी मीन्स कंपटीशन बढ़ रहा है, अभी जो लोकल लेवल से काफी कंपटीशन आ रहा है, तो इस हिसाब से थोड़ा मीन्स नेगेटिविटी बना हुआ है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स में मुझे लग रहा है कि थोड़ा यहाँ से डीप आए, 8-10% की अगर गिरावट आए इन्फोएज में तो ही बाय करना चाहिए। ये प्राइस पे भी थोड़ा वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट नहीं बैठ रहा। ओके रवि, स्टॉक वाइज कुछ क्वेरीज और है, हम लोग अभी एक दो क्वेरी और ले लेते हैं। हम्म। इसके बाद एक क्वेरी है इंडिया मार्ट फ्यूचर पे क्या व्यू है अपना, और टाटा एलएक्सआई पे। इंडिया मार्ट पॉजिटिव व्यू है। लॉकडाउन का इम्पैक्ट उसमें पॉजिटिव रहा है, क्योंकि इसका जो बिजनेस मॉडल है उसमें कई भी मैनेजमेंट ने लास्ट टू लास्ट वीक मीडिया से कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें मैंने पूरी डिटेल भी सुनी थी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि बेसिकली देखे तो उसके लिए लॉकडाउन का फायदा काफी बड़ा रहा और इसमें क्वार्टरली अर्निंग में भी दिख रहा था। तो आई थिंक इंडिया मार्ट पॉजिटिव है। टाटा एलेक्सी एक बार मंडे टाटा मोटर्स के नंबर्स आ जाने दो। टाटा मोटर्स उसका सबसे बड़ा कंज्यूमर है टाटा एलेक्सी का। करीबन 70-73% रेवेन्यू सिर्फ टाटा मोटर्स से आती है। तो टाटा मोटर्स अभी एक्सपेक्टेशन है कि टाटा मोटर करीबन करीबन 2,500 से 3,000 करोड़ का लॉस मंडे पोस्ट करे। तो एक बार उसके बाद अगर गिरावट मिले, फंडामेंटल कोई प्रॉब्लम नहीं है जिस एरिया में कंपनी काम कर रही है। अभी जस्ट बिफोर 2 डेज टाटा एलेक्सी ने बताया कि वो मेडिकल में भी जा रहे हैं। कोविड के रिलेटेड जो आगे जब लॉकडाउन ओपन होगा, जब ऑफिस ओपन होगी, उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा कि ऑटोमाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये ऑटोमाइजेशन में मेडिकल रिलेटेड ऑटोमाइजेशन में काफी एंट्री ये कंपनी अच्छी तरह कर चुकी है। बट 72% जो क्लाइंट से रेवेन्यू आ रहा है उसका रिजल्ट आ जाने दो, बाद में अगर कोई डिप मिले तो उसमें बाय करना चाहिए। ओके, स्टॉक में एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि फार्मा अभी काफी फ्लेवर में है, तो परेश भाई ने पूछा है कि औरबिंदो फार्मा में हमारा क्या व्यू है। व्यू पॉजिटिव है। वैसे देखें तो यहाँ से करीबन 40% नीचे था, तब से हम औरोबिंदो फार्मा मेरी टॉप पिक रही है। मुझे फार्मा सेक्टर में डॉक्टर रेड्डीज लैब एंड औरोबिंदो फार्मा ये मेरी टॉप पिक है। कोई भी दिक्कत नहीं है। करीबन अभी देखें तो मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है तो थोड़ी वोल्टालिटी शायद देखने को मिलेगी, बट आगे क्वार्टर्स काफी पॉजिटिव रहेंगे। मल्टी ईयर लो से ये सारे स्टॉक्स है। जैसे अंकुश जी ने पहले भी बताया था कि फार्मा ने जब 2006 से लेकर 2008 में जब साइडवेज परफॉर्मेंस किया और 2007-8 से एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बट फिर से लास्ट 7 से 8 साल से फार्मा सेक्टर पूरा साइडवेज रहा है। तो मुझे लग रहा है जिस हिसाब से यूएसएफडीए का भी व्यू फार्मा सेक्टर मीन्स के जो पहले क्या था, यूएसएफडीए का जब इंस्पेक्शन आता था तब उसमें कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन आता था, फॉर्म 483 आता था, बट अब सारे को क्लियरेंस मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये औरबिंदो फार्मा के लिए एटलीस्ट पॉजिटिव रहेगा, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट होल्ड कर सकते हैं। वेरी गुड। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है। द क्वेश्चन इज बेसिकली रिगार्डिंग व्हाई डाइवर्सिफिकेशन इज नीडेड प्री एंड पोस्ट कोविड। काफी अच्छा क्वेश्चन है। मीन्स इतना अंडरस्टैंडिंग होना ये काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम बैंकिंग सेक्टर का एग्जांपल ही लेते हैं। प्री कोविड मीन्स जो बैंकिंग स्टॉक्स है उसमें हम एचडीएफसी बैंक ले या आईसीआईसीआई बैंक ले या एसबीआई भी की बात करें, कोई भी बैंकिंग स्टॉक ले वो अपने पिक पर था, तब फार्मा अपने बॉटम पे था, तब कंस्ट्रक्शन अपने टॉप पे था, तो उसके सामने देखे तो केमिकल अपने बॉटम पे था। तो अगर आपके पास बैंक के ही सारे स्टॉक्स है, आपका जो पोर्टफोलियो का वेटेज 50% 60% बैंक्स पे फिनेंशियल्स पे, तो अगर ऐसा हुआ तो फिनेंशियल्स वहां से 50% गिरे, पर्टिकुलर एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक को छोड़ के सारे बैंक्स में 34% से लेके 50% की गिरावट आई।
तो आपके पोर्टफोलियो डायरेक्टली 40-50% गिर जाता अगर डिवर्सिफिकेशन आपने नहीं किया और सिंगल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया। अगर आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ फार्मा में या सिर्फ केमिकल में होता तो आपको अच्छा रिटर्न मिलता, बट यस ऐसे कम हमने पोर्टफोलियो देखे, काफी रेयर पोर्टफोलियो देखे कि ऐसा कुछ पूरा सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन किसी ने किया हो। तो सभी सेक्टर है उसको हमारे पोर्टफोलियो में बैलेंस होना चाहिए। मीन्स कि अगर फार्मा के भी आप में स्टॉक हो, अब मेरा ही पोर्टफोलियो का एग्जांपल मैं लेता हूँ, केडिला जो मेरे फार्मा का टॉप मीन्स की लूजर था प्री कोविड, अभी केडिला मेरे पोर्टफोलियो का टॉप परफॉर्मर है पोस्ट कोविड। तो ये डायरेक्टली एक एग्जांपल है। प्री कोविड आईसीआईसीआई बैंक मेरे पोर्टफोलियो का टॉप परफॉर्मर था, अभी प्राइस टू प्राइस चल रहा है। तो ये जो एग्जांपल है वो डायरेक्टली आपको हिंट देगा कि क्यों डाइवर्सिफिकेशन रिक्वायर है। क्योंकि अगर एक सेक्टर नहीं चला और अगर एक सेक्टर में कोई बड़ी गिरावट आई तो जो आपका डाइवर्सिफाइड अगर आपका पोर्टफोलियो रहता तो आपके पोर्टफोलियो में इतना ज्यादा लॉस नहीं रहता, आपका पोर्टफोलियो में एक डाइवर्सिफिकेशन रहता। जब मार्केट चलेगा सब चलेगा, बट जब मार्केट गिरता है तब उसका आपका रिस्क मैनेज करना, वो रिस्क मैनेज आपको डाइवर्सिफिकेशन से ही कर पाओगे, अदरवाइज कोई भी एवेन्यू नहीं है। जब बारिश आती है तो सब बिकते हैं, बट जिसके पास छाता है वो कम बिकते हैं। तो यही है डाइवर्सिफिकेशन। जब फंड मैनेजर रहता है, जब आपके पास डाइवर्सिफिकेशन रहता है, वो क्या काम करता है, एक छाते का काम करता है फंड मैनेजर एंड डाइवर्सिफिकेशन। आप अगर बारिश आई छाता रहा तो आप कम भिगोगे, बट अगर तेज बारिश रही तो आप भिगोगे छाता भी हो आपके पास तो आपका पोर्टफोलियो बिकना है। बट यस जब कम बारिश होगी, जब कम रिस्क रहेगा मार्केट में, तब आप भिगोगे नहीं। जो अगर आपने छाता आपके पास हो तो जैसे ही फंड मैनेजर एंड डिवर्सिफिकेशन में अगर पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाइड हो, अगर आपका पैसा है वो फंड मैनेजर्स के पास है, तो आपको एटलीस्ट तेज बारिश से आपको बचा सकते हैं, तेज गिरावट से आपका पोर्टफोलियो वो प्रोटेक्ट रह सकता है। वेरी वेल सेड रवि। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि क्लाइंट्स के पास ये छाता कभी नहीं रहता है। लास्ट क्वेश्चन एक है, लास्ट मैं लेना चाहूंगा। इसमें हमारा जो आगे जाके 2 क्वार्टर का व्यू है, अपना जो इन हाउस रिसर्च व्यू है, ये क्या है, और हम लोग इसको कैसे पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन या सेक्टोरल चेंज के थ्रू कोप अप कर पाएंगे, इस पे थोड़ा सा व्यू जानना चाह रहे थे। नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में देखे तो अभी भी देखे तो अनसर्टनिटी अभी भी पेंडिंग है। नेक्स्ट 2 क्वार्टर में सबसे बड़ा इवेंट है वो यूएस का इलेक्शन। जब तक ये इलेक्शन खत्म नहीं होता, जो वर्ल्ड का माहौल है, वर्ल्ड का सिनारियो है, वो ट्रेड साइड देखे या कुछ दूसरे फंडामेंटल साइड देखे तो वहां पे वॉलेटिलिटी रहेगी। कुछ भी ट्वीट, कुछ भी कमेंट आएगी एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर, तो वो एक का ज्यादा देखना रहता है। क्योंकि यूएस के इलेक्शन में वैसे भी ग्लोबल मार्केट से फाइनेंशियल्स वो वॉल्टाइल रहते हैं, यूएस अकेला चलता है। तो ये भी ये साल पे भी यही हुआ। नास्डेक अपने टॉप पे है, बट सारे जो ग्लोबल इंडाइसेस अपने टॉप से करीबन 20% डाउन है। तो मेरे हिसाब से आगे 2 क्वार्टर में यूएस इलेक्शन काफी ड्राइव करेगा। ग्लोबल मार्केट में पर्टिकुलर यूएस मार्केट में इतनी गिरावट नहीं होगी, बट डोमेस्टिक मार्केट की वॉलेटिलिटी थोड़ी कंटिन्यू रहेगी। वहीं ये जो करंट क्वार्टर चल रहा है उसके नंबर्स थोड़े खराब आ सकते हैं। पूरे 3 महीने सडन टोटली लॉकडाउन था, टोटली कंजम्पशन एक दो सेक्टर को लेके कहाँ भी नहीं दिख रहा था। तो जो ये क्वार्टर के नंबर्स आएंगे बाद में हम वहां से एक अच्छी रिकवरी दिखाएंगे। मीन्स आई थिंक कि फ्रॉम मीन्स सेकंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर आई थिंक कि कुछ रिकवरी आनी चाहिए। मीन्स जनवरी से लेके तब तक मार्केट यही रेंज में रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा। एक सीमित रेंज में डाउन साइड देखे तो 8,000 से लेकर अपर साइड 10,500 11,000, ये 3,000 की रेंज में मार्केट वोल्टाइल रहेगा। बट थोड़ा सेंटिमेंट वाइज बात करें तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि ज्यादातर आपका पोर्टफोलियो में डिफेंसिव पार्ट ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब तक यूएस के इलेक्शन खत्म नहीं होंगे तब तक यही टाइप की वोल्टालिटी रहेगी। ग्लोबल सिनेरियो विल रिमेन टू वोल्टाइल। तो ये मेरा मानना है। और मेरा मानना है कि डिफेंसिव सेक्टर से जैसे फार्मा है, जैसे टेक्नोलॉजी है। आज शायद यूएस का भी न्यूज चल रहा है कि 2 वीक में कुछ वीजा H1B वीजा के रिलेटेड नेगेटिव न्यूज आ सकता है। तो ये न्यूज आने के बाद आईटी कंपनियां हैं, साथ में देखे तो केमिकल कंपनियां, जो मैंने काफी टाइम से हम केमिकल स्टॉक्स जो रिकमेंड कर रहे हैं, ये 3 सेक्टर मुझे लग रहा है कि उसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। रूरल सेक्टर काफी अच्छा कर पाएगा, उसमें एग्रीकल्चर एंड रूरल ड्रिवन स्टॉक्स, उसमें टू व्हीलर्स में
बजाज ऑटो मुझे पसंद है, टू व्हीलर्स में मुझे हीरो मोटोकॉर्प पसंद है, टू व्हीलर्स के अलावा फर्टिलाइजर कंपनियां एंड एग्री अलाइड एक्टिविटीज के साथ जुड़ी कंपनियां अच्छा कर पाएगी, जिसमें जीएनएफसी है, जिसमें तनुका एग्रीटेक है। तो ये सारे मेरे हिसाब से जो डिफेंसिव एंड रूरल थीम है वो आगे 2 क्वार्टर में ड्राइव करेगी, क्योंकि आज अगर महिंद्रा के अगर कमेंट सुने तो उन्होंने क्लियरली बताया कि रूरल स्पेंडिंग इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई के करीब आ चुका है। तो बेसिकली पॉजिटिव चीज है। तो मेरे हिसाब से 2 चीज ध्यान रखने, मॉनसून इवन है, मॉनसून अभी अगर 50% भी लाने ना सिचुएशन रहा तो रूरल ग्रोथ विल बी अराउंड 3 to 5%। तो आई थिंक ये भी काफी अच्छा इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। तो ये थीम मुझे अभी पसंद है। तो मेरा इन्वेस्टमेंट एंड आपका जो भी इन्वेस्टमेंट हो ये सारे सेक्टर्स में होना चाहिए। अदरवाइज वी आर मैनेजिंग आवर फंड्स, तो आप हमारे थ्रू भी मैनेज कर सकते हो। बट ये मेरा ये मानना है कि ये सेक्टर्स में आपका इन्वेस्टमेंट का जो परसेंटेज है वो कंपैरेटिव फाइनेंशियल्स, बैंकिंग, मेटल से थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए। ओके रवि, बस कंक्लूड करने से पहले 2 स्टॉक की क्वेरी मैं चाहूंगा। कल्पेश भाई ने और संकेत जी ने पूछा है, थोड़ा शॉर्ट में हो सके तो, एक आईआरसीटीसी के बारे में और एक आईईएक्स के बारे में। हाँ, यस डेफिनेटली आईआरसीटीसी में मुझे लग रहा है कि जो रेलवे ओपन हो रही, धीरे धीरे हो रहे, तो अर्निंग की रिकवरी भी थोड़ी धीरे आएगी। तो डिप पे आप बाय कर सकते हो। अभी ये लेवल ठीक नहीं है, क्योंकि लोअर लेवल से ऑलरेडी काफी स्टॉक रिकवर हो चुका है। तो आई थिंक कि 1100 का लेवल आप पकड़ के चले, अगर ये लेवल आपको मिलता है तो वहां पे एक एक्यूमुलेशन करे। आईएस ये काफी बेहतरीन रिजल्ट ये क्वार्टर के दिए, बट ये स्टॉक थोड़ा वॉल्यूम वाइज देखे एंड वोलेटिलिटी वाइज देखे तो इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं हो सकता, ट्रेडिंग का पार्ट हो सकता है। यहाँ से 20-25 रुपए आपको शायद रिटर्न दिखा सके। एक क्वेश्चन और था जिसमें आईडीएफसी बैंक था, वो भी मैं जल्दी कवर कर लेता हूँ। निखिल जी का एक क्वेश्चन है, आईडीएफसी बैंक से एग्जिट थोड़ा हायर लेवल पे करना चाहिए अभी, क्योंकि अगर कुछ नेक्स्ट वीक में अगेंस्ट न्यूज बैंक को ले आते हैं, या आइडिया के लिए जो दूसरे दिन ही उसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, अगर कुछ एडवर्स डिसीजन निकल के आता है तो आईडीएफसी बैंक का, इंडसइंड बैंक का वेटेज एंड एसबीआई का वेटेज ये टेलीकॉम सेक्टर पे ज्यादा है, और मोरेटोरियम भी काफी क्लाइंट्स ने लिए हुए। तो मेरे हिसाब से ये वीक की वेट कर लो अगर नया इन्वेस्टमेंट करना है। अदरवाइज स्टॉक पकड़ो, एचडीएफसी बैंक काफी बेहतरीन है, हमारे पोर्टफोलियो में भी है और कई सारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी है। तो मेरे हिसाब से आईडीएफसी बैंक अगर हो भी तो आपको एक बार एचडीएफसी में स्विच कर लेना चाहिए। थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स। ये जो वीडियो है आपको यूट्यूब, कुंवर जी का जो यूट्यूब साइट है उसमें आपको मिल जाएगा। और लास्टली मैं अपने जितने भी क्लाइंट्स एज अ व्यूअर्स ज्वाइन किए हैं, या जो हमारी टीम है, डायरेक्ट टीम है जो क्लाइंट से डील कर रही है, वेल्थ की टीम है, मैं उनसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जितने क्लाइंट्स इनएक्टिव हैं उनका हम लोग पोर्टफोलियो डायग्नोसिस रिपोर्ट बनवाएं, और कोशिश करें उनको ये समझाने की कि सर आप कोई भी चीज परचेस करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको आइडियल छोड़ना कोई उपाय नहीं है। अगर आप गाड़ी भी खरीदते हो, आप मर्सिडीज भी लेते हो, तो आपको उसकी सर्विसिंग करानी पड़ती है, आप उसको गैरेज लेके जाते हो, उसको आप चलाते हो बीच बीच में। क्योंकि आप कोई भी चीज लेके अगर छोड़ देते हो तो वो आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वेल्थ कभी क्रिएट नहीं करेगी, बल्कि आपका वेल्थ इरोड होगा। तो ये अपनी जितनी भी टीम है, मेरा उनसे एक ही चीज बोलना है कि अपने जितने इनएक्टिव आइडल क्लाइंट्स उनकी रिपोर्ट्स बनाते हुए उनसे मिले, उनको बताएं, और कोशिश करें कि अगर वो खुद से मैनेज कर रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं मैनेज कर रहे हैं और उन्होंने देखना छोड़ दिया है कि मेरा जो है वो छोड़ दो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वैसे क्लाइंट्स को हमारा जितना भी एडवाइजरी फंड्स है उसमें हम लोग मूव कराएं, ताकि आगे जाके उनका हम लोग वेल्थ क्रिएट कर पाए। सो थैंक यू रवि, एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू।